नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। चीन में रहस्यमय निमोनिया जैसे लक्षणों की बीमारी तेजी से फैल रही है और खासतौर से बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है और इस बीमारी की वजह से तेजी से अस्पतालों में भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है और इससे बच्चों के अस्पतालों में हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बयान जारी करते हुए इस पर चिंता जताई है। लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों से बच्चों के बीच फैलती इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है और चीन में जिस तेजी से बच्चों में बीमारी फैल रही है उसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। दुनिया भी इसे लेकर फिक्रमंद है क्योंकि कोरोना की तरह अगर बच्चों की ये बीमारी दुनिया में फैल गई तो हालात कितने खतरनाक होंगे और इसकी कल्पना तक करना मुश्किल है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय साझा करेंगे। चीन में बच्चों पर आफत, निमोनिया जैसे लक्षणों से मची खलबली। बीमारी के फैलने की स्पीड निमोनिया से काफी ज्यादा। फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में परेशानी, खांसी, तेज बुखार। बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है लियोओनिंग प्रांत। रहस्यमय बीमारी के खौफ में जी रहे चीन के लोग। महामारी का रूप ना अख्तियार कर ले तेजी से फैलती बीमारी। अस्पतालों में बीमार बच्चों के भर्ती होने की संख्या में बढ़ोतरी। कोविड के बाद चीन में एक और बीमारी से खलबली का माहौल है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों और समूह में निमोनिया की संभावित चिंताजनक वृद्धि के बारे में चीन से विस्तृत जानकारी मांगी है। WHO ने इस बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर चिंता जताई है कि कहीं इस बीमारी का कोविड की तरह वैश्विक प्रसार ना हो जाए। नए वायरस का कोई पता नहीं चला है। WHO ने बताया है कि चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि पर अनुरोध के बाद डाटा उपलब्ध करा दिया है और बच्चों में निमोनिया की सूचना दी। दरअसल चीनी अधिकारियों ने कहा है कि बीजिंग और लियोनिंग सहित अन्य क्षेत्रों में असामान्य या नए वायरस का कोई पता नहीं चला है। आपको बता दें कि इससे पहले WHO ने कहा था कि लगभग एक सप्ताह बाद मीडिया रिपोर्ट्स में उत्तरी चीन में बच्चों में सामूहिक रूप से अज्ञात निमोनिया की सूचना दी गई है और यह स्पष्ट नहीं है कि ये चीनी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए श्वसन संक्रमण में वृद्धि से जुड़े थे या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर पूर्व में बीजिंग और लियाओनिंग के अस्पतालों में अचानक से बीमार बच्चों के भर्ती होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कैसे सामने आई बीमारी? 13 नवंबर 2023 को चीन की रहस्यमय बीमारी का पता चला और इस दिन चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बताया गया कि लियाओनिंग और बीजिंग में सांस से जुड़ी बीमारियों में इजाफा देखा गया। संस्था प्रोमेड ने 19 नवंबर को इस रहस्यमय बीमारी का खुलासा किया है। 22 नवंबर को WHO ने चीन के रहस्यमय निमोनिया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। WHO ने चीन से कहा कि वो इस बीमारी को लेकर विस्तृत जानकारी मुहैया कराए। हालांकि अब तक चीन की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों की कड़ी निगरानी की सलाह। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी निगरानी की जरूरत है, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं है कि चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों में हालिया बढ़ोतरी एक नए वैश्विक प्रकोप का संकेत है। डच वायरोलॉजिस्ट मैरियन कूप मैंस ने कहा है कि हमें सावधान रहना होगा, लेकिन कोविड की तरह दहशत फैलाने से बचना होगा। स्कूल कुछ समय के लिए बंद करने पर विचार। चीन के लियाओनिंग प्रांत में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बच्चों को इलाज के लिए 700 किलोमीटर दूर बीजिंग ले जाना पड़ रहा है। फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में परेशानी, खांसी और तेज बुखार। इस बुखार के लक्षण बीमारी जैसे दिखते हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया है। अगर किसी क्लास के बच्चों में ये लक्षण दिखते हैं तो पूरी क्लास को रद्द किया जा रहा है। हालात इतने खराब कि सभी स्कूल कुछ समय के लिए बंद करने पर विचार किया जा रहा है। चीन के इस लियाओनिंग प्रांत में अब सब हो रहा है वो राजधानी बीजिंग से करीब 700 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं कुछ केस राजधानी बीजिंग में भी देखे गए। चीन के लोग इस रहस्यमय बीमारी के खौफ में जीने को मजबूर हैं और इसे काफी हद तक निमोनिया से मिलता जुलता बताया जा रहा है।
लेकिन इसके फैलने की स्पीड निमोनिया से काफी ज्यादा है। आशंका तो ये जताई जा रही है कि कहीं तेजी से फैलती ये बीमारी किसी महामारी का रूप ना अख्तियार कर ले, क्योंकि जो स्थिति इस समय चीन के लियाओनिंग में बन रही है, ऐसी ही स्थिति चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में बनी थी। कोरोना नाम की महामारी ने जन्म लिया था। महामारी की आशंका ने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया और यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी डरा दिया। चीन पर फिर गहरा रहा शक। इस रहस्यमय बीमारी का पता चलने के बाद अब शक गहरा हो गया है कि कहीं ये भी तो कोरोना की तरह किसी दवा के प्रयोग का नतीजा तो नहीं है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण के कुछ इस पर स्टडी में बात सामने आई थी कि वुहान की लैब में हुए प्रयोग के बाद कोरोना फैला था। चीन के लिए दुनिया में अविश्वास को और बढ़ा दिया था और उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कोरोना के लिए कसूरवार ठहराया था। उन्होंने धमकी दी थी कि चाइना को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं चीन में इस समय फैल रहा रहस्यमय निमोनिया चीन की प्रयोगशाला से तो नहीं निकला है। चीन की तरफ से आई सफाई। आपको बता दें कि इस रहस्यमय निमोनिया के फैलने के बाद अब चीन में बहस शुरू हो गई है और चीन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग इसके पीछे एक वजह अचानक लॉकडाउन हटाने को भी मान रहा है। चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे लॉकडाउन के कारण चीन के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है और इसीलिए फेफड़ों से संबंधित बीमारी तेजी से फैल रही है। बीमारी के कारणों को छिपाने के लिए चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया ज्यादातर बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण के कारण फैलता है, जो आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जिस तरीके से ये सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, WHO की रिपोर्ट और जिस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट बता रही है कि कुछ सिम्टम्स निमोनिया से मिलते जुलते हैं, जिस तरीके से सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर इसका देखने को मिल रहा है। पुख्ता तौर पर यह कहा नहीं जा सकता ये किस तरीके का वायरस है और किस तरीके से ये लोगों को अपनी जद में ले रहा है, लेकिन एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन भ्रमित होने की भी जरूरत नहीं है, ये भी हिदायत WHO की तरफ से भी दी जा रही है। ये कोरोना जैसे इसे कोरोना से कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक चिंता का विषय है, इसलिए ये चर्चा का विषय बन जाता है और जनहित में आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं, दर्शकों की राय साझा करने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है ये कोई चीन का नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, क्योंकि पहले जब कोरोना हम सबके बीच दस्तक दे चुका था तो पूरा जिम्मेदार इसके लिए चीन था। और एक बार फिर से जो ये लियाओंग और बीजिंग में ज़्यादातर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो इसके प्रकोप में आ रहे हैं। और ये किस तरीके की बीमारी है, किस तरीके से अपनी चपेट में ले रही है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए अब ये चिंता का विषय भी बन गया है कि आखिर ये नए नए वायरस किस तरीके से समाज में पनप रहे हैं, हमारे आपके बीच आ रहे हैं और इसी को लेकर चिंता जाहिर की गई है। तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी, डॉक्टर का पैनल भी मौजूद होगा और जानकारी के साथ साथ बचाव भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं तो किस तरीके की एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए क्या उपचार करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब भी कोई बीमारी होती है तो अधिकतर ये देखने को मिलता है लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और मेडिकल स्टोर जाते हैं, दवा लेते हैं और फिर उसे लेकर शांत बैठ जाते हैं। प्रॉपर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बेहद ज़रूरी हो जाती हैं, अवेयरनेस बेहद ज़रूरी हो जाती है और इसी को लेकर हम और ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे। तो ऐसे सिम्टम्स किस अवस्था में कहा जाए या सांस लेने में कोई दिक्कत होती है तो किस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी, बेहद मायने रखता है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी जुड़े हुए हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे ही करेंगे और भी मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अरुण आर्या जी भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं जो अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। साथ ही अजय बाजपेयी जी बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़ेंगे। और साथ ही अमित द्विवेदी जी भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं, क्योंकि खासतौर पर ये जो संक्रमण सामने आ रहा है, राजीव कक्कड़ जी आपका रुख करेंगे। ये संक्रमण सबसे पहले छोटे बच्चों को अपनी जद में ले रहा है। ये जो रिपोर्ट आपने सुनी या देखी,
इससे क्या कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं, ये किस तरीके का वायरस है? देखिए, जो चाइना से कोई भी वायरस या कोई भी इन्फेक्शन होता है, लास्ट टाइम भी जब कोविड आया था तो इनिशियली वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंफॉर्मेशन ऑल ओवर वर्ल्ड शेयर नहीं करते हैं। इनफैक्ट अभी एक डाउट करा जा रहा है, इज़ इट वायरल इन्फेक्शन और इट इज़ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत प्रिमिटिव होता है, उसकी कुछ एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, इनकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है, मेनली बच्चों को इन्फेक्ट करता है, न केवल लंग्स को बल्कि आगे चल कर के हार्ट को और डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है। और यूजुअली माइल्ड इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसमें यूजुअल एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है, लेकिन कुछ जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह का इसमें उपयोग होता है। लेकिन ये वायरल है, वायरल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरिया के एक डिफरेंट एटिपिकल इन्फेक्शन है, अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो सिम्टम्स आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आ रहे हैं जैसे कोविड का एक वेरिएंट आया था, शुरू में आया था, वुहान से उठा, चाइना से उठा और एक आदमी से दूसरे आदमियों में होने लगा। बच्चों में इसके इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस, इसको जो बेबी वर्जन कहा गया है, बेबी वायरस बोला गया है या बेबी इन्फेक्शन बोला गया है, उसका कारण ये है कि बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, उनके लंग्स छोटे होते हैं, उनकी जो विंड पाइप होता है उसमें कार्टिलेज डेवलप नहीं होती है, बहुत पतले होते हैं, उसमें लोकल इम्यूनिटी, लोकल प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है। यानी कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन हो, अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो वो सीधे जा कर के डिपॉजिट हो जाता है विंड पाइप में और वहाँ से ब्लड से होते हुए डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है, लंग को इन्वॉल्व करता है। और बच्चों में जो सिलेरी एक्शन होता है, एक छोटे छोटे विंड पाइप में सिलिया होते हैं जो इन्फेक्शन को बाहर की तरफ, स्पूटम को बाहर की तरफ जो पुश करते हैं, वो डेवलप नहीं होते हैं। तो बच्चों में एनाटॉमिकली जो डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो इम्यूनिटी का हो, चाहे वो लोकल इम्यूनिटी का हो, साइज़ ऑफ लंग हो, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकस जो विंड पाइप हो, वो कंप्रोमाइज्ड होता है। इसलिए बच्चों में इस तरह का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और अगर ये माइकोप्लाज्मा है या ये वायरल इन्फेक्शन है, इसकी एफिनिटी आपके विंड पाइप से, जो लंग में पहला दरवाज़ा जो होता है, नाक से होते हुए हमारे सांस की नलियों में और सांस की नलियों से एक डिफरेंट ट्री की तरह से मल्टीप्लाई करता हुआ वो एल्वोलाई और एल्वोलाई से डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में जाता है, वो स्प्रेड कर जाता है बॉडी में। जो सिम्टम्स आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आ रहे हैं जैसे कि कोविड में आया था, एक फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं, उसमें खांसी होती है, बुखार होता है, लंग में इन्वॉल्वमेंट होता है, एक निमोनिक मैनिफेस्टेशन है और उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये कितना सीवियर है, इसके क्या मैनिफेस्टेशन है, अभी तो यही नहीं मालूम पड़ा है कि टाइप ऑफ वायरस क्या है, ये अब सेम बिल्कुल उसी तरह आरएनए वायरस है कि नहीं है, उसकी साइज़ क्या है, अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, टाइप ऑफ वायरस क्या है ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ भी कह पाना या इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जब इस वायरस का जिक्र हुआ या जो रिपोर्ट सामने आई तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ा सा ऐसा एक बार फिर से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हिदायत ज़रूर दी गई है कि इसे कोरोना से कंपेयर ना किया जाए, लेकिन वायरस जो तरह तरह के सामने आ रहा है, क्योंकि अभी ये चीन से एक और ये कहा जा रहा है ये कुछ नया एक्सपेरिमेंट चीन का हो सकता है, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये प्रीमेच्योर होगा क्योंकि अभी 3 साल पहले भी वो वायरस चीन से निकला था, वो एक्सपेरिमेंट था कि नहीं था, इसको कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस वायरस को, जैसे कि पहले प्रोमेड ने पहले इनको ये इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके 2 महीने बाद में ये इन्फॉर्मेशन और दूसरे कंट्रीज़ में या चीन ने शेयर करी थी। तो ये वो संस्था है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके बारे में मॉनिटरिंग करती है, उसको बताती है, WHO को इन्फॉर्म करती है, डिफरेंट कंट्रीज़ को अलर्ट रहने के लिए कहती है। लास्ट टाइम कोविड आने पर भी इसने 2 महीने पहले बता दिया था कि एक इन्फेक्शन चाइना से चला है, वो हो सकता है पूरे विश्व को अपनी प्रकोप में ले ले। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका मतलब ये है जो खांसी के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है और लंग से होते हुए वो एक आदमी
कम से कम 8, 10, 15 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, उन सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जो कि कोविड में हम लोगों ने लिए थे। बिल्कुल, एक बार फिर से हालांकि जब भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं या मौसम में बदलाव देखने को मिलता है तो उस दौरान भी ये कहा जाता है कि थोड़े से प्रिकॉशंस ज़रूरी हो जाते हैं, और ये प्रिकॉशंस अगर हमेशा अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लिया जाए इन्हें, तो मुझे लगता है ज़्यादातर बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरुण आर्या जी, बालरोग विशेषज्ञ हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अमित द्विवेदी जी, बालरोग विशेषज्ञ हैं, जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अरुण आर्या जी, आपका रुख करेंगे, क्योंकि ये जो वायरस सामने आ रहा है ये सबसे ज़्यादा बच्चों पे इफेक्ट कर रहा है। बीजिंग का जिक्र करें या लियाओनिंग का जिक्र करें, वहाँ पर ज़्यादातर जो इन्फेक्टेड हैं वो बच्चे हैं। सर ने जैसे अभी बताया, डॉक्टर राजीव कक्कड़ सर ने, कि बच्चे जो होता है कि ऑलरेडी दोनों तरह से कंप्रोमाइज होते हैं। पहला है कि इम्यूनिटी बच्चों की नॉर्मली कम होती है, और पर्टिकुलरली अगर लेस देन 1 ईयर का बच्चा है तो ऑलरेडी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज रहती है। साथ ही कुछ एनाटॉमिकल चेंजेज होते हैं जो कि बच्चों में, जैसा कि सर ने बताया, पहला जो इनकी विंड पाइप होती है और जो रेस्पिरेटरी एयरवेज होते हैं वो एडल्ट की काफी छोटे होते हैं, तो जिससे इनमें ब्रोंकोस्पाज जो है बहुत तेजी से होता है और सांस लेने में दिक्कत एज कम्पेयर टू एडल्ट बहुत तेजी से होती है। तो ये जैसे कि वहां पे चीन में जिस तरह से फैल रहा है, तो बच्चों में जैसे हम लोग कोविड में देखा तो उतना असर नहीं हुआ था उसका। और सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वायरस है या जैसे माइकोप्लाज्मा कहा जा रहा है, तो माइकोप्लाज्मा जो है एक तरह से देखें तो बैक्टीरिया और वायरस की तरह से दोनों की सिम्टम्स उसमें दोनों की तरह प्रेजेंट करता है। तो उसको डिफरेंशिएट करना कि वेदर इट इज वायरस निमोनिया और बैक्टीरियल निमोनिया बहुत मुश्किल होता है डिफरेंशिएट कर पाना। बिल्कुल है, लेकिन जो सिम्टम्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल निमोनिया जैसे बताए जा रहे हैं कि जो ये वायरस से इफेक्ट कर रहा है बच्चों में, वो बिल्कुल निमोनिया जैसे सिम्टम्स हैं। हमारे साथ अमित द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है इस वायरस को लेकर। देखिए, किसी भी वायरल बीमारी की तरह ये जो वायरस आते हैं इनके अंदर एक बहुत जो खास बात होती है कि ये अपना रूप बदलते रहते हैं। जैसा कि डॉक्टर कक्कड़ सर ने कहा कि ये नहीं मालूम कि ये पुराना कोरोना वायरस है, उसी का कोई रूप है जो बदल करके आया है, या कोई नया वायरस है जिसको इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, क्योंकि जो पुराना वायरस था वो एडल्ट्स पे ज्यादातर स्पेसिफिक था, बच्चों पे काम नहीं करता था। ये जो वायरस है ये बच्चों के लिए स्पेसिफिक है। तो ये पुराना वायरस है जो कि म्यूटेट हुआ है और नए रूप में प्रेजेंट कर रहा है, या क्या है ये अभी कहना मुश्किल है। अभी जो चीज हम लोग को करना है, हम लोगों को अपने बचाव करने हैं। बचाव के लिए कोरोना से बहुत कुछ हम लोग को जो सीखने को मिला है कि कैसे हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। उसके लिए हैंड सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, मास्क वगैरह पहनना है, बच्चों को कांटेक्ट से बचा करके रखना है। अभी उस पर हम लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए, जब तक कि हम लोग के पास और इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आती है कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी भी जुड़े हुए हैं। देखा जाए जब भी कोई वायरस आता है, एक वायरस से अभी हम लोग देखा जाए तो थोड़ी सी दूरी बनी है, लेकिन अब एक दूसरा वायरस फिर से दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको लेकर हालांकि पुख्ता तौर पर और जानकारी सामने आएगी, उसके बाद ही कुछ कह पाना थोड़ा सा सटीक होगा, लेकिन अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है ऐसे वायरस से, किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। और हर एक वर्ग के लिए अगर देखा जाए, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग हों या एडल्ट हों, किसी का भी जिक्र करें, बचाव कैसे संभव है? देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि हम लोगों ने कोविड इन्फेक्शन में देखा या कोई भी इन्फेक्शन होते हैं जिनकी रेट ऑफ, जैसे इसमें भी देखा गया है कि जो अभी जो वायरस या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसमें इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में या एक बच्चे से दूसरे बच्चों में स्प्रेड बहुत फास्ट हो रहा है। और आजकल, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि एक कंट्री या एक पॉकेट में कोई इन्फेक्शन हो वो आइसोलेट हो जाए। मूवमेंट बहुत हो गया है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग बिज़नेस के
लिए चाइना आते हैं, चाइना से लोग ट्रेवल करके इंडिया में आते हैं, तो विद इन फ्यू मंथ्स वो इन्फेक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड कर सकता है। तो जैसा पहले अथॉरिटीज़ ने कहा था, प्रॉपर चेकिंग इनकी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आ रहा है तो उसको वहीं पर, जितना पहले इन्फेक्शन जो कोविड का आया था पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी में हुआ, यानी पे जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पे पोर्ट्स हैं, वहाँ पहले आता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके दूसरे और छोटे शहरों में आता है और बाद में विलेजेस में आता है, और उन शहरों में ज़्यादा आता है जहाँ पे लोग काम करने के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ से वर्कर्स स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर कंट्री। सो पहले जो पहली महत्वपूर्ण चीज़ है एयरपोर्ट के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्क का प्रयोग। इस पर्टिकुलर वायरस या जो माइकोप्लाज्मा है इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक कहा गया इसकी साइज़ का पता नहीं है, तो मास्क जो उपयोग करे जाएंगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के करे जाएंगे। अगर आप कपड़े का भी उपयोग कर रहे हैं तो डबल या ट्रिपल लेयर लगा करके करेंगे। पब्लिकली प्लेस में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। पहले कोविड भी इसी सीज़न में शुरू हुआ था जब हम लोगों का वातावरण में पोल्यूशन ज़्यादा था, AQI इंडेक्स बहुत ख़राब था, ठंडक की शुरुआत थी, दिवाली का पोल्यूशन था। इस समय इन्फेक्टिविटी या वायरल मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, हम लोगों की लोकल इम्यूनिटी कम हो जाती है और इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड करने का बहुत ज़्यादा होता है। तो पब्लिक प्लेसेस, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना। अगर एक जगह इन्फेक्शन हो गया है तो बच्चों को पेरेंट्स से दूर नहीं रखा जाता, स्पेशली जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत छोटे बच्चों में ये हो रहा है, तो उनको आप बच्चों से अलग नहीं रख सकते हैं, लेकिन आइसोलेट करके उनको और लोगों से स्प्रेड करना। स्कूल कॉलेजेस में अगर है तो वहाँ पे अलर्ट देना, और स्कूल कॉलेजेस टीचर्स को और बच्चों के बीच में इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत पहले बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है कि इसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से बताया गया है, इस तरह से लोगों को अवेयर करना, और प्रिवेंशन बेस्ट चीज़ है, किसी भी इन्फेक्शन को होने से पहले रोकना। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात का आपने जिक्र किया कि वाकई इसे रोकने के लिए मुझे लगता है कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि ये माइक्रोप्लाज्मा या निमोनिया से इसके सिम्टम्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये कौन सा वायरस है, कैसा वायरस है और किस तरीके से इफेक्ट करने वाला है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी वक्त लगेगा समझने में, क्योंकि ये चीज़ें निकल कर अभी सामने आने में थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार भी करना होगा। लेकिन उससे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलर्ट रहना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर अरुण आर्या जी, अगर कोई छोटा बच्चा है और उसको निमोनिया जैसे सिम्टम्स होते हैं तो किस तरीके से फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, अगर बच्चे को निमोनिया के लक्षण आ रहे हैं और हम लोग को कैटेगराइज करते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप, पेरेंट्स भी देख सकते हैं और कोई भी हेल्थ केयर वर्कर भी देख सकता है कि अगर बच्चे की एज अगर लेस देन 2 मंथ है तो अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट यानी कि जो सांस लेने की, श्वसन की जो दर होती है, अगर वो ज्यादा है, 2 महीने से लेके 1 साल के बच्चे में अगर श्वसन की जो दर है, रेस्पिरेटरी रेट 50 से ज्यादा है, और 1 साल से ऊपर से के जो बच्चे होते हैं उनमें अगर 40 के ऊपर है, तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है, साथ ही अगर बच्चे की पसली चल रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो तुरंत उनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अगर जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनमें इस तरह का कोई भी लक्षण है, तो माता पिता को चाहिए कि उनको स्कूल ना भेजें, जिससे कि और बच्चों में संक्रमण का खतरा बचे। तीसरा इम्पोर्टेंट जो अभी सर ने बताया था, जिस तरह से कफ एटिकेट्स, पर्सनल हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, इस सब का हम लोग अगर पालन करेंगे तो हम लोग इस बीमारी को भी, जैसे कि हम लोग कोविड पर विजय प्राप्त करिए, इस बीमारी को भी हम अपने पास आने ही नहीं देंगे। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें द्विवेदी जी का रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर और किस तरीके से सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है और कैसे ये पता चलेगा कि ये निमोनिया के लक्षण नहीं, ये वायरस के लक्षण हैं। जनहित में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं एक और वायरस को लेकर, जो चीन से एक नया वायरस निकल कर सामने आया है। हालांकि पुख्ता तौर पर इससे कहा नहीं जा सकता कि ये कौन सा वायरस है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि निमोनिया जैसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर का पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है और बचाव भी जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस किसी भी वायरस को लेकर बेहद ज़रूरी होती है। अमित द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं, हमारे बाल रोग विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं लगातार। अमित जी, देखा जाए कोई भी वायरस, क्योंकि निमोनिया है, निमोनिया में ये पता लगा पाना
कि ये किसी प्रकार का एक वायरस है, क्या ये काफी मुश्किल होता है? देखिए, जो आजकल वायरस का सीजन चल रहा है, मरीज को या किसी भी बच्चे को जब बुखार होता है तो पहले ही दिन से कोई एंटीबायोटिक या कुछ भी देना, जैसा कि आजकल समाज में चलता, बहुत ही गलत बात है। सबसे पहली चीज, बच्चे को या किसी को भी जब बुखार हो रहा है, केवल पैरासिटामोल 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट दीजिए, फ्लूइड्स उसका मेंटेन रखिए और जितना हो सके उसको आराम कराइए। रेस्ट से हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करती है। तो अमूमन आधे से ज्यादा मरीज ऐसे ही, चाहे वो सिंपल वायरल फीवर हो चाहे कुछ भी हो। अगर अच्छा, दूसरी चीज, वायरल और बैक्टीरियल में एक बहुत बड़ा फर्क है कि वायरल में बॉडी एक बदन दर्द बहुत आता है। उसके बाद अगर उसको बच्चे को खांसी आनी शुरू हो जाती है, खांसी परसिस्ट करती है, उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, चेस्ट कंजेशन का कुछ भी सिम्टम दिखता है या बुखार डाउन नहीं हो रहा है, लगातार परसिस्ट कर रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। फिर उसको डिसाइड करने दें कि क्या ये निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं, क्या इसमें कुछ एंटीबायोटिक देने की जरूरत है, बैक्टीरियल है या प्योरली वायरल है, उसकी तरह ट्रीट करना। तो वो डिसीजन फिर डॉक्टर को लेने दें। तुरंत स्वयं जो आजकल समाज में होता है कि एंटीबायोटिक ले ली, मेडिकल स्टोर से दवा ले ली और शुरू कर रहे हैं और बिगाड़ करके पहुंचते, तब दिक्कत आती है। बिल्कुल। सॉरी। इसके अलावा जब वायरल निमोनिया हो जाता है तो उसका डिसीजन डॉक्टर्स लोग कई बातों पे लेते हैं और हर जगह एंटीबायोटिक का रोल नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी इस पे डॉक्टर कक्कर सर भी मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर बोलेंगे। ठीक है, राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखा जाए माइक्रोप्लाज्मा और निमोनिया का यहाँ पर, जैसे कि बेबी वर्जन बताया जा रहा है वायरस, और इन वायरसों में भी देखा जाए तो इस बात का जिक्र होता है कि निमोनिया जैसे सिम्टम्स, तो मुझे लगता है आप बेहतर इसे डिस्क्राइब कर पाएंगे कि इसमें क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, बट ये बैक्टीरिया और वायरस के बीच का है। अगर हम इसके एवोल्यूशन के लिए बात करें तो ये बीच का स्ट्रक्चर है, इसको रखा गया है बैक्टीरियल श्रेणी में, लेकिन इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती जैसे प्रोटोजोआ होता है। इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसको कल्चर करने में या इसको आइडेंटिफिकेशन में बहुत मुश्किल होती है। जैसे कुछ जो एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल के ऊपर इफेक्टिव होती है, लाइक पेनिसिलिन है, सिफलोस्प्रिन है, वो इसमें इफेक्टिव नहीं होती है। बैक्टीरिया है, इसमें एंटीबायोटिक का असर होगा, लेकिन एटिपिकल इन्फेक्शन ये प्रोड्यूस करता है, कम्युनिटी एक्वायर निमोनिया होता है इसमें। और इसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन टाइप के जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका असर होता है। जहाँ तक अभी हम एक और रिपोर्ट देख रहे थे, तो उसमें देखा गया था कि चाइना ने भी अभी ये डाउट करा है, उनकी रिपोर्ट्स तो बहुत मुश्किल से आती हैं, कि ये माइकोप्लाज्मा हो सकता है, ये कोविड टाइप का कोई वेरिएंट हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, और रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है या दूसरे वायरस है। अभी उन्होंने कोई इसको ओपन नहीं करा है, जबकि WHO ने उनसे बहुत डिमांड करा था। तो हम लोग ये मान के चलें इट इज़ ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो सांस के द्वारा होता है। प्रिवेंशन के लिए वो सारे नॉर्म्स करने पड़ेंगे, और इसको आइडेंटिफाई, अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो इसको आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें एलिसा या एंटीबॉडीज़ जो बनती भी हैं उनको डिटेक्ट करते भी हैं, लेकिन अक्सर ये फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं। तो क्लिनिकल, जैसा डॉक्टर त्रिवेदी ने, डॉक्टर आर्य ने बहुत अच्छे से बताया कि बच्चों में किस तरह से और कैसे होता है, उसके साथ में इनका आइडेंटिफिकेशन के साथ में क्या सिम्टम्स होते हैं, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। और जैसा डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया कि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें बॉडी एक्स या इस तरह के मैनिफेस्टेशन ज़्यादा होते हैं। अगर केवल हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो 10 से 14 दिन के अंदर सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन हमने कोविड पहले भी था, ये इन्फेक्शन कोई नया नहीं था, लेकिन पहले एक माइल्ड इन्फेक्शन के रूप में था, लेकिन अब म्यूटेट करके बहुत डिफरेंट फॉर्म में आ गया है। तो इसलिए ये इन्फेक्शन कितना म्यूटेट हो चुका है, कितना उसकी सीवियरिटी होगी और ये इसका ड्यूरेशन कहाँ तक जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात ठीक है, इस तरह का जो वायरस है इसमें एक जो माइकोप्लाज्मा है इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी सेल वॉल डिफरेंट होती है और ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से चिपक जाता है और उसमें अंदर वहाँ पे कुछ इसके एंजाइम सेक्रेट करते हैं जो लोकल डिस्ट्रक्शन शुरू करते हैं।
और लोकल इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि और मिक्स्ड इन्फेक्शन होने के तरह हो जाता है। जैसे दोनों लोगों ने, आप लोगों डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसका विंड पाइप एकदम से इन्फ्लेमेशन होता है, वो कोलैप्स कर जाती है, खांसी आती है तो लगातार आती चली जाती है, ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा है, चोकिंग सेंसेशन होता है बच्चों में, और एकदम से सांस रुक सी जाती है, एपनिक स्टेज में पहुंच जाते हैं। और ये स्टेज ऐसी होती है कि कभी कभी इतना सीवियर होती है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल कर जाता है। हम लोगों को ये कितना फास्ट मूविंग है, अगर कोई इन्फेक्शन, अपन किसी भी इन्फेक्शन के बारे में बात करें, अगर वो स्लो ऑनसेट है, हफ्ते 10 दिन टाइम दे रहा है, तो यूजुअली वो इजी होता है ट्रीट करना। लेकिन अगर 1 या 2 दिन के अंदर इन्फेक्शन, बहुत तेज फीवर आया, सांस लेने में दिक्कत हुई, तो एकदम से आपको ये लगता नहीं कि डॉक्टर के पास कब जाएं। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर फीवर नहीं उतर रहा है, नॉर्मल पैरासीटामोल से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अगर बच्चे में जैसे रेस्पिरेटरी रेट बहुत हाई है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है तो नॉर्मल लिमिट में, लेकिन अभी 98 था पल्स ऑक्सीमीटर से, और एकदम से रिड्यूस होकर के 91, 92 पर आ गया है, यानी 2 डिजिट से ज़्यादा उसका फॉल हो रहा है और बहुत फास्ट फॉल हो रहा है, तो रेंज के अंदर है। ये नहीं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपके को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर द्विवेदी ने और डॉक्टर आर्य ने बहुत अच्छा कहा है कि सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। अगर कोई इस तरह की महामारी का अंदेशा है, अलर्ट जारी करा गया है, तो केवल दवा की दुकान में जाकर के, में अगर देखा जाए नॉर्मल और एबनॉर्मल, कब लगता है कि अब इसकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो वहाँ पर सतर्कता बरतनी चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? अगर जैसे आपने कहा कि एक नॉर्मल निमोनिया होता है, वो यूजुअली लंग्स के अंदर, यानी कि जो एल्वोलाई तक ही सीमित रहता है और एक लोब से दूसरे लोब में क्रॉस नहीं करता है। कुछ निमोनिया जैसे ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होता है, वो पूरे लंग को करता है, लेकिन जो यूजुअल बैक्टीरियल निमोनिया होता है वो एक पर्टिकुलर लोब में होता है, उसके अंदर एक फिशर होते हैं, उसको क्रॉस नहीं होता। कोई भी बंदा उसको देखेगा एक्सरे और बता देगा ये लोबार निमोनिया है, ये बैक्टीरियल निमोनिया है, ये ट्यूबरकुलर निमोनिया है। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो एटिपिकल इन्फेक्शन होता है, वो बियॉन्ड एल्वोलाई क्रॉस करके इंटरस्टिशियम, ये वो स्ट्रक्चर होता है जहां एल्वोलाई और ब्लड वेसल्स का बीच का स्ट्रक्चर होता है, वहां निमोनिया होता है। यानी कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड में मुश्किल से जाती है, जैसा कि हमने कोविड में देखा। और कोई भी चीज़ हील करती है, जहाँ पे हीलिंग होती है, ये वो इन्फेक्शन है, एटिपिकल इन्फेक्शन, जो ठीक होते होते डिटोरेट होता है। मतलब बीमारी ठीक हो रही है, हीलिंग हो रही है, लेकिन जब भी हीलिंग होती है, हीलिंग इज ऑलवेज बाई फाइब्रोसिस, यानी कि वो स्ट्रक्चर श्रिंक करता है, उसका स्ट्रक्चर जैसे बर्न होता है, जलता है, तो जगह त्वचा मोटी हो जाती है और सिकुड़ जाती है, उसी तरह लंग का वो पार्ट सिकुड़ता है, फाइब्रोसिस डेवलप होती है, और ठीक होने के बाद भी उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या ऑक्सीजन डिमांड आने लगती है। लोगों को लॉन्ग कोविड या प्रोलॉन्ग सिम्टम्स आते हैं। तो इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में क्या होगा कहना मुश्किल है। इनिशियल स्टेज में प्रिवेंशन करना जरूरी है। एक दूसरे को, वो कोविड के जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कोविड के नॉर्म्स को हम लोगों को पालन करना पड़ेगा। 1-1, 2-2 घंटे के अंदर अपने हाथ धोने पड़ेगा। हाथ को नाकों के पास नहीं, नाक के पास नहीं लेके जाना है। फेस को नहीं टच करना है। मास्क का उपयोग करना है। ये हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि क्या करना है। घर में आने के बाद में वो जूते जो बाहर के हैं घर के अंदर नहीं लेके जाना है। अगर आप उस पब्लिक प्लेस में गए हैं या हॉस्पिटल से डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स हैं, अगर हॉस्पिटल से घर में आ रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि सारे कपड़े बाहर उतार करके फोल्ड करके अलग कर दें। वो अपने कपड़े अलग से वॉश करें और घर पे आकर के फिर से नहाएं। रोज़ वहाँ से आने के बाद सर को शैम्पू करें या सर को साबुन से धोएं। ये बाल, मोबाइल फ़ोन, ये पेन, ये वो चीज़ें हैं जो कि इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। कुछ छोटी बातें, कुछ छोटा सा प्रिवेंशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बीमारियों से आपको और हमें बचाती हैं। तो सतर्कता जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाती है। अमित द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर अरुण आर्या जी भी जुड़े हुए हैं। अरुण आर्या जी का रुख कर लेते हैं। देखा जाए, जब कोई वायरस या कोई बीमारी दस्तक देती है या उसकी सुगबुगाहट या हम किसी भी माध्यम से वो समाज में जाती है, तो एक लोगों के अंदर ये हो जाता है कि अरे एक वायरस और बीच में आ गया है, एक वायरस ने दस्तक दे दी है, और बहुत ज़्यादा लोग मतलब उतावले हो जाते हैं और डरते भी हैं। दहशत का भी माहौल देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति ना हो और साथ ही लोगों को एक नॉर्मल क्या कुछ प्रिकॉशन
प्रिकॉशंस लेने चाहिए, खासतौर पर अपने देश और प्रदेश का अगर जिक्र करें, क्योंकि अभी चाइना में जो हालात हैं वो बहुत आफत भरे नज़र आ रहे हैं। कुछ स्कूल्स हैं जो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि बच्चों में ये वायरस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वो बात अलग है कि ये कहा जा रहा है निमोनिया जैसे सिम्टम्स हैं, ये तमाम आराम से और बहुत बेहतर तरीके से राजीव कक्कड़ जी ने इसे डिस्क्राइब भी किया और डिफरेंट क्या कुछ है दोनों के बीच में ये भी बताया। तो इसको लेकर लोग बहुत आक्रामक ना हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई भी केस भारत में रिपोर्ट नहीं हुआ है और जैसा कि सर कहा कि हम लोग इसको बहुत पॉलिसी के लेवल पे हम लोग को गवर्नमेंट इसमें कोई डिसीजन लेती है, WHO केवल आपको अलर्ट कर सकता है। तो हम लोग को अलर्ट रहना है, कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना है और जो भी हमने प्रिकॉशंस ड्यूरिंग कोविड लिए हैं उनको हम लोगों को फॉलो करते रहना है, क्योंकि ये बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, समय लगता है, लेकिन हमको इसको लगातार फॉलो करेंगे तो इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन अगर आ भी जाता है तब भी हम लोग उसको पार पा पाएंगे। बिल्कुल। अभी अमित द्विवेदी जी आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो अभी ऑलरेडी जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा है और वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। QI अगर देखा जाए तो रेड जोन में है और कई जगह की स्थितियां तो इतनी खतरनाक हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं और ये भी एक सबसे मुख्य वजह है कि लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए ताकि वायु प्रदूषण से या किसी भी तरीके से प्रदूषण से आप बचाव कर सकें? देखिए, अगर किसी भी प्रदूषण को हम लोग देखें तो ब्रॉडली क्लासिफाइड धूल के प्रदूषण होते हैं, धुएं के प्रदूषण होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर धूल से रिलेटेड अगर देखें तो किसी भी तरह का धूल हो, घर पे सिंपल झाड़ू पोछे की धूल हो, बाहर की कोई गर्दा हो, गांव में अनाज की गर्दा हो, तो जहां तक हो सके उससे बचना है। उसी तरह धुआं चाहे टेम्पो का हो, चाहे किसी की बीड़ी सिगरेट का हो, पटाखे का हो, धूप बत्ती अगरबत्ती का है, बाहर ट्रैफिक का है, हर टाइप की, जिन लोगों को खासतौर से एलर्जी की शिकायत है, जो सांस के मरीज हैं, उनको खासतौर से इस पे बचाव करना चाहिए। जहां तक हो सके उनको मास्क का प्रयोग करें, गमछा बांध दें, रुमाल बांध दें, उनको बचाव करना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए। खाने पीने में हाई प्रोटीन डाइट लें, आहार अपना अच्छा रखें। ये सब सांस के मरीजों को तो विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए जिस तरीके का आजकल पोल्यूशन का माहौल है। बाकी लोगों को भी, जो हम लोग को वायरस की बात कर रहे हैं और जो हम लोग को कोरोना सिखा गया कि अपनी इम्यूनिटी पे जरूर काम करें। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्यूनिटी के लिए अच्छा आहार, फल वगैरह जरूर लें, खान पान में अपना सुधार रखें, वो बहुत जरूरी। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो होते हैं, उन सबको जरूर लें। ये बहुत अच्छी चीज रहेगी हम लोगों के लिए, ताकि जिससे हम लोग अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। और रही बात जो हम लोग का AQI इंडेक्स जो इतना खराब हो गया है, हम लोग रेड जोन में रह रहे हैं, हम लोग की जो वायु प्रदूषण को झेल रहे हैं, उसमें अल्टीमेटली काम जो भी कुछ करेगा, जो सरकार जो करेगी उस प्रदूषण के लिए, वो तो अपनी जगह पर, हम लोग अपने लिए बचाव ही कर सकते हैं। बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करें, मास्क वगैरह बेहद जरूरी है जो इन वायु प्रदूषण और धुएं और धूल से आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकेगा। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर लोग विद्वान हैं, उनसे तो हम कोई तर्क नहीं कर सकते, लेकिन देशवासियों से अनुरोध है कि संसार में इस समय देश दुनिया दुखों से भरी हुई है, इसलिए रामचरितमानस का पाठ अपने अपने घरों में एक एक दो पन्ना प्रत्येक व्यक्ति घर का जो पढ़ सकता है पढ़े और संपुट उसमें लगावे। राम कथा सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। आपके दुख और भय दूर हो जाएंगे। और बच्चों के लिए मैं बताता हूँ कि एक बादाम, एक काली मिर्च और एक आपका काजू और एक पिस्ता, इसको पिपाई पर घिसें और चम्मच में दुगना करके रोज बच्चों को खिलाएं। आपको ऑलरेडी इतनी जानकारी है कि मुझे लगता है इस तरीके का प्रदूषण या वायरस से इफेक्ट नहीं करने वाला आपको। और मुझे लगता है कुछ वायरस या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें डॉक्टर्स की बेहद ज़रूरत होती है। दर्शकों की अपनी अपनी राय, दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और उनकी राय बेहद मायने रखती है। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी आपका रुख करेंगे, क्योंकि वायरस और वायरस के साथ साथ अक्टूबर से लेकर
जो ये बदलाव देखने को मिलता है, मौसम में बदलाव, इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां दस्तक देती हैं। ज़्यादातर लोग वायरल की चपेट में आते हैं। अभी जैसे कि डेंगू के आंकड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, अब वायरल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे मौसम में वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। हालांकि कई सारी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण वजह है कि हम प्राकृतिक चीज़ों के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और कृत्रिम चीज़ों को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। प्रदूषण हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे वजह से ही होता है और इसके जिम्मेदार स्वयं हम हैं। प्रदूषण की बात करें तो इसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य में पड़ता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पड़ता है। खाना तो हम देख के खा सकते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन जो सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते। एक बार में जब हम सांस लेते हैं तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया हमारे अंदर जाता है और वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। जहाँ तक प्रदूषण की बात है, वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो, जो कि चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के वजह से प्रोग्रेस के साथ में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो हैं। कुछ पार्टिकुलर मैटर्स की हम लोग बात करते हैं, जो कण की बात करते हैं 10 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन एंड लेस देन 2.5 माइक्रोन, बट उसके बियॉन्ड भी कोई पार्टिकल्स हैं जो डिटेक्ट करे गए हैं, जो फ्यूम्स की तरह होते हैं, बिना कहीं रुके हुए लंग में जाते हैं और डायरेक्ट ब्लड में घुल करके वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर यानी सूजन पैदा करने वाले तत्व ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। उसमें मोस्टली कार्सिनोजेंस हैं। गवर्नमेंट इस अपने आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर रही है, जैसे पेट्रोल से उन्होंने लेड हटा दिया है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं। उनका जो पोल्यूशन है, अगर आप देखें तो रेड लाइट में सारे गाड़ियां खड़ी हैं, इंजन ऑन है, वहाँ का पोल्यूशन हो रहा है। जो सिपाही है बेचारा, जो ट्रैफिक का जो है, वो डायरेक्टली उसके एक्सपोजर में आ रहा है। तो वो पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन और गिरता हुआ तापमान, वो इस समय जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जलाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, जो आजकल काफ़ी डिस्कशन का एक वो माध्यम है। जब टेम्परेचर गिरता है तो जो एयर की मूवमेंट है वो कम हो जाता है। पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं, पॉलेंस ग्रेन बढ़ जाते हैं, जो परागकण हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, चीज़ें ऊपर न जाके सेटल कर जाती हैं और हमारे उस पोल्यूशन की वजह से हमारे नंबर ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। इस समय जो टेम्परेचर होता है तो कार्डियक इवेंट्स भी बढ़ते हैं, COPD ब्रोंकियल एस्मा के केसेस बढ़ते हैं, वायरल मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ICU में एडमिशंस और वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है और स्पेशली जैसे हम लोगों ने कोविड पीरियड में देखा, या डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये वो सब चीज़ें हैं जिनसे इनको प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक हम लोग जो बात करते थे वो इन्फेक्शंस की बात करते थे जो ह्यूमन में होता था। अब उन इन्फेक्शंस की बात करते हैं जो कि एनिमल्स से ह्यूमन पे होता है। उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग जंगलों में घुसते जा रहे हैं, एनिमल्स को पास में लाते जा रहे हैं, एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स हम लोग खा रहे हैं। नॉनवेज, हम ये नहीं कहते नॉनवेज आप मत खाइए, लेकिन कहाँ का कैसा क्या है, किस तरह कुक करा हुआ है, किस तरह का क्या हम खा रहे हैं। और इन एनिमल्स के पास में हम पेट रखने में कोई बुराई नहीं है, आप ज़रूर रखिए, प्यार करिए, उनको सब करिए। क्या वो बिस्तर में आपके साथ सो रहा है? क्या वो पक्षी आपके घर में बहुत बुजुर्ग हैं, उनको एलर्जी है, क्या वो पक्षी घर में आ रहे हैं? तो ये जो इन्फेक्शंस हैं जो एनिमल टू एनिमल ना होकर एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल जाते हैं, वो उसमें म्यूटेशन एक डिफरेंट तरह का होता है, एक डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़, एक डिफरेंट टाइप के वायरल डेवलपमेंट होता है। कहते हैं जब पिग में जाता है ये वायरस, जो रेस्पिरेटरी RNA वायरस होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन 1000 टाइम मोर होता है एज कम्पेयर टू अदर। और पिग से जब ह्यूमन में आता है तो उसका म्यूटेशन अलग हो जाता है। म्यूटेशन दो तरह का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जब वर्टिकल होता है तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। वायरस तो या बैक्टीरिया तो वही रहता है, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका मैनिफेस्टेशन बदल जाता है। जैसे कोविड के डिफरेंट वेरिएंट्स देखे हैं, उनकी इन्फेक्टिविटी की और उनका पेनिट्रेशन बहुत डिफरेंट हो जाता है, लेकिन स्वरूप नहीं बढ़ता। मोस्टली हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल म्यूटेशन देखे हैं। तो एनिमल से ये जो हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर है, एबनॉर्मल फूड हैबिट्स है, एबनॉर्मल लाइफ स्टाइल है, वो एक महत्वपूर्ण कारण है हमारे इन्फेक्शन होने का, हमारे बीमार होने का, हमारी इम्यूनिटी लो होने का। हम लोग कोविड ने हमें मूवमेंट हमारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, घर से काम करना शुरू हो गया है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है। बिल्कुल। अगर हम लोग एक्सरसाइज करने भी जाते हैं तो 24 आवर्स के जिम हो गए हैं,
यानी कि रात को 12 या 1 बजे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक्सरसाइज करके आ करके बेसिक मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस करके सो जाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, बहुत ये जो बातें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपनी लाइफ को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बेहद मायने रखती हैं। दर्शक एक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। पहले दिलीप कुमार जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे अभी मेरे घर में रैबिट के बच्चे हैं 2, तो मेरे पास ही रहते हैं, उनके साथ हम काफी उनको मैं साथ रखता हूँ। तो कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे उनको गोद में भी लिए रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे जो है ये हमें प्रभावित करता हो या हमारे लंग्स को असर डालता है, ऐसा कुछ आपको लगता है क्या? जी राजीव जी। बिल्कुल सही है। हम ये तो नहीं कहेंगे, रैबिट बहुत प्यारे होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुंह के पास लाना, बिस्तर में सुलाना किसी भी एनिमल को वो बहुत उचित नहीं है। उनके जो फाइबर्स, जो उनके जो हेयर हैं, वो फॉलिकल्स जो टूटते हैं, उनका जो मल है या उनके जो और चीज़ें हैं, वो आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। स्पेशली छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं, उनको बहुत दूर रखने की ज़रूरत है। घर पे लाएं, उनको प्यार करें और फिर उनकी एक स्थान बना दें जहाँ पे उनको रात को या दूर रखें। बेडरूम में किसी भी तरह की चीज़ें, वो चीज़ें नहीं आए जो आपको इन्फेक्ट कर सकती हैं, आपकी बॉडी को एलर्जी कर सकती हैं। बेडरूम आपका वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट्स का बहुत उपयोग सोते समय नहीं करना चाहिए। अगर मॉस्किटो से बचाना है तो आप पुरानी चीज़ें, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्लिट या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, सोने से 1-2 घंटे पहले चलाइए, उनको बंद कर दीजिए, सोते समय उनको ना करिए, क्योंकि वो केमिकल्स जो मॉस्किटो को मार सकते हैं, अगर आपके या आपके छोटे बच्चों के लंग्स में जाएंगे तो वो किस तरह से प्रभाव करेंगे, ये आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही फाइनल कमेंट ले लेते हैं डॉक्टर अरुण आर्या जी से और अमित द्विवेदी जी से भी। डॉक्टर अरुण आर्या जी, अगर बच्चों की बात करें तो क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और ऐसे में मुझे लगता है बड़ों से ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखना या उन्हें सही रखना एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। तो उनके लिए उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उनका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, ये आप अगर बताएंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, बच्चों में वैसे भी जो अब ठंड का मौसम आ रहा है, तो इन छोटे बच्चे जो होते हैं लेस देन 1 ईयर, इनको साथ में हाइपोथर्मी यानी टेम्परेचर कम होने का खतरा भी रहता है। तो इस समय पे उनको जो है प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड रखें, सॉक्स वगैरह पहना के रखें, अच्छे से कवर करके रखना है। दूसरा, अगर कोई भी इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए न्यूट्रिशियस फूड देना है, प्रोटीन रिच डाइट देंगे। इसके अलावा जो आपकी डाइट है उसके अंदर फ्रूट्स को, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनको शामिल करना है और साथ में बहुत सारा पानी यानी प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हम लोग कहते हैं कि इसको देना है, क्योंकि छोटे बच्चों में ये जो पर्टिकुलर मौसम होता है इसके अंदर जो सर ने ऐसा बताया, ब्रोंकियल अस्थमा, निमोनिया, इस तरह के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर ब्रोंकोलाइटिस के केस बहुत। तो इसमें हम लोगों को पर्टिकुलरली बच्चों को बचा के रखना है ठंड से, और साथ में उनको न्यूट्रिशियस डाइट हम लोग देंगे। बिल्कुल। अमित द्विवेदी जी, फाइनल कमेंट आपका भी कि लाइफस्टाइल को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में शुमार करनी चाहिए? कि जो डॉक्टर अरुण आर्या जी ने कहा, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा बच्चों के लिए खास तौर से। बच्चों के लिए जैसे न्यूट्रिशियस डाइट इम्पॉर्टेंट है, सर्दी का मौसम है, बचा के रखें, गर्म कपड़े पहन करके रखें, खान पान अच्छा रखें। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस इन्फेक्शन बचाना जी, क्योंकि बच्चों में आप चूंकि इम्यूनिटी एडल्ट्स के मुताबिक नहीं होती है, एडल्ट्स के मुकाबले कम होती है, तो क्रॉस इन्फेक्शन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। एक बच्चा भी अगर इन्फेक्टेड पहुंचता है तो 4 बच्चों को इन्फेक्ट करता है, फिर वो फर्दर ऑन फैलता जाता है। तो अगर आपका बच्चा स्वस्थ नहीं है तो प्रेफरेबली उसको स्कूल मत भेजिए, या स्कूल में अगर ये आइडेंटिफाई किया जाता है हाँ कोई बच्चा थोड़ा सा सिक है तो उसको वहाँ पे डिस्पेंसरी में रखें, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके उसको घर पे रोकने के लिए एनकरेज करें, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन जितना हम लोग बचा सकें। बाकी
इतनी चर्चा हुई है, सारा दारोमदार इस पे है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल, जितनी बेहतर होगी और इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे किया जा सके। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, फाइनल कमेंट आपका। और साथ ही अस्थमा के जो मरीज हैं उनको और खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के साथ साथ उनके लिए बिल्कुल सही है, जैसा दोनों ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल ठीक है जो बच्चों के बारे में करना। एक चीज़ हम बहुत ज़रूरी है कहने के लिए कि बच्चों को जो हैबिट पड़ती है जंक फूड के लिए वो हम लोग खुद डालते हैं। उनकी जो टेस्ट बर्ड है उनकी कंडीशनिंग हम करते हैं, उनको रिवॉर्ड जो देते हैं, बच्चा ये कर लो तुम्हें चॉकलेट देंगे, ये कर लो तुम्हें चिप्स के पैकेट देंगे, ये ना करें। उनको रिवॉर्ड तो करें लेकिन उस चीज़ से करें जो न्यूट्रिटिव होगी, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बचपन से उनकी आदत पड़ जाए और 30 या 35 साल की मतलब जब पहुंच जाए हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो मीठा खाना छोड़ दें या वो करते हैं, तो उनकी टेस्ट बड आपने बचपन से डेवलप कर दी है और उसकी रिकंडीशनिंग होना मुश्किल होता है। तो बचपन से करिए, उनके साथ बैठ के टेबल में खाना खाइए। खाते समय उनको मोबाइल या टीवी देखने के लिए मत कहिए कि बेटा तुम खाना टीवी सुनो और टीवी देखो और खाना खाओ। अपने साथ वही खाना खाइए जो आप खाना चाहते हैं और उनको खाने की दीजिए। ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ें ना दे करके, एज के साथ में पीडियाट्रिशियन हमसे बेहतर बता पाएंगे कब क्या देना है, लेकिन मुंह को चलाने का मौका भी देना चाहिए जिससे ये स्ट्रक्चर जो ओरोफेशियल स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो, चौड़ा हो, एयर स्पेस डेवलप हो। ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जिसमें एक्सपायरी हो, जिसमें कलर हो, जिसमें रेडीमेड चीज़ें हैं, वो बच्चों से उनको दूर रखना चाहिए। नेचुरल डाइट देना चाहिए। एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है स्लीप, नींद। एडल्ट में 7 से 8 घंटे, बच्चे एज के हिसाब से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितनी उम्र के हिसाब से जो एज होती है उसको उनको सोने दीजिए। सोने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, आपको इम्यूनिटी के लिए प्रोवाइड करने वाला, अंदर किलर सेल्स देता है। आजकल के लाइफस्टाइल में यही चीज़ मिसिंग है। मुझे लगता है लोग इतना बिजी शेड्यूल है कि लोग अपनी नींद प्रॉपर नहीं पूरी कर पाते हैं, जो इसके लिए बेहद जिम्मेदार है कि लोग अस्वस्थ रहते हैं। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी आपका भी, डॉक्टर अरुण आर्या जी आपका भी, अमित द्विवेदी जी आपका भी। देखा जाए तो अपने खान पान के जरिए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और एक्सरसाइज और प्रॉपर नींद लें तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। और रही बात इस वायरस की जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो फिलहाल भारत में ऐसी कोई दस्तक नहीं है वायरस की। फिलहाल कोरोना ने इतना कुछ सिखा दिया है कि क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि अगर आप ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।